बेटा वेट, ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों से। ओके मैम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया किसी ने? यस मैम, हर्षद ने स्टार्ट कर दिया। मैम कर दी। ओके ठीक है, वेट करो, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों से, ठीक है।
Good morning, class. Beta, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. Morning, ma'am. Okay, let's make a quick revision. What are cycloalkanes? Students, what are cycloalkanes? Anyone? मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम these are the saturated compound मैम saturated compound Yes, होते ma'am. हैं जिनके cyclic ring represent होते मैम हैं। ये कौन है बच्चा? आवाज बहुत कट रही है तुम्हारे। सैचुरेटेड हाइड्रो मैम, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, रिंग फॉर्म करते हैं और इसको साइक्लोपैराफिन्स भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। और हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? हम एल्केन्स की तरह ही करते हैं। कैसे? कैसे करते हैं हम इसका नॉमेनक्लेचर? मैम साइक्लो यूज होता है प्रीफिक्स के हाँ, प्रीफिक्स में साइक्लो आता है और सफिक्स में जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उसके हिसाब से आता है। ओके। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन मेथड्स कौन कौन से हैं? डाई हेलोजन मेथड और एक बेंजीन के थ्रू है नॉर्मल और बेंजीन का क्या कराते हैं? बेंजीन का कौन सा रिएक्शन एरोमेटिक कराते हैं? मैम वो उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं ना। अच्छा, ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं। और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ salts of carboxylic acids. Which salts? मैम सोडियम कैल्शियम सॉल्ट हाँ, मैम कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम एंड बेरियम salts. ठीक है, ओके। थर्ड मेथड कौन सा था? सॉरी, फोर्थ मेथड। फर्स्ट हो गया, तुमने बोला डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड से, डाइहैलोजन कंपाउंड से। सेकंड मेथड आपने बोला बाय द रिडक्शन रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एंड थर्ड रिएक्शन आपने बोला डाइकार्बोक्सिलिक सॉल्ट से। फोर्थ रिएक्शन कौन सा था? ईस्टर से। एस्टर से, ओके। तो कुछ इसमें स्पेसिफिक है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? यस मैम। क्या नंबर हम ऑफ कार्बन एटम? डाइकार्बोक्सिलिक वाले में एक कार्बन कम हो जाता है, एस्टर वाले में एक ग्रुप मूव कम हो करता जाता है है, हाइड्रोजन कार्बन तो कार्बन। और हम इंटरनल वुड्स वाले भी सेफ रहता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे।
फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, साइक्लोएल्केन्स की? हम लोएस्ट साइक्लोएल्केन्स गैसेस होती है और हाईएस्ट वाले लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी। इंक्रीज करता है जब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग मैम पॉइंट अब आ रही है? मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता है। बोलो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है साइक्लोएल्केन्स की? मैम ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और इथेनॉल और ईथर में डिसॉल्वेबल होता है। ओके, सॉल्युबल होता है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ग्रेजुअल इंक्रीज करता है जब हम मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है इसमें। वेरी गुड। और मैम और- लाइट और- एंड वाटर होता है ये। मैम ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। कौन कौन से साइक्लोएल्केन्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं और कौन कौन से साइक्लोएल्केन्स मतलब जो इनकी मैम हाईएस्ट साइक्लोप्रोपेन होता और है। साइक्लोब्यूटेन जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ओके गुड। और डेंसिटी क्या होती है? मैम डेंसिटी मैम लेस लाइट देन 1 होती है। वाटर से कम होती कम है। से यस होती मैम। है। Okay, good, very good. Now we come to chemical reactions. Chemical reaction कौन कौन से हैं मैम साइक्लोएल्केन्स? मैम एक एडिशन है और एक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन कौन कौन से? बताओ। इनके साथ क्लोरो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो ऐड हो जाएंगे और एक HCl या HBr बाहर निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, गुड। हैलोजिनेशन रिएक्शन कराया। दूसरा एग्जांपल? मैम अगर लाइट में करवाते हैं तो एक एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, बट अगर डार्क में कराते हैं तो वो एक ओपन कंपाउंड बनता है। एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोएल्केन्स एरोमेटिक होते हैं? मैम मतलब एक क्लोज्ड फिगर बनती है। हाँ, तो क्लोज स्ट्रक्चर और एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि जो भी क्लोज कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। क्लियर? रिंग स्ट्रक्चर Yes. इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी के लिए, बट अनसैचुरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, Yes. तो अगर हम लाइट में कराते हैं तो हमें रिंग स्ट्रक्चर मिलता है। अगर हम लाइट में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है वो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर मिलता है। बट वही अगर हम डार्क में रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो वी गेट ओपन चेन कंपाउंड, राइट? Yes. यस मैम। यस Okay. मैम। और दूसरा रिएक्शन? मैम एडिशन ऑफ HBr है मैम HCl। एडिशन विद हाइड्रोजन। एडिशन विद हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, यस मैम निकल के प्रेजेंस में करते हैं। इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन बनता है। ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये रिएक्शंस हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी पे। साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? मैम बेयर Bear. स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स ने, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में क्या क्या बोला गया था? सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है, बाकी और किसी को कुछ नहीं समझ में आया है। ने ये बोला था कि मैम जो ये शिवानी। हाँ हर्षित बोलो। मैम ये बोला था फर्स्ट जो चेंज होते हैं वो लोअर हर्षित तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। करते हैं, बाकी हाइयर वाले करते हैं स्ट्रेन की वजह से। यू आर नॉट ऑडिबल उन्होंने ये हर्षित। रहा था कि बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तेज बोलो हर्षित। मैम माइक प्रॉब्लम है। अच्छा, माइक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट शिवानी।
बताओ बेयस स्ट्रेन थ्योरी। मैम ये बोला था मैम, जितने भी साइक्लो एल्केन होते हैं वो प्लेनर होते हैं, और टेट्रा टेट्रा मतलब टेट्राहेड्रल होंगे तो वो डेविएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है। कार्बन के स्टेबिलिटी फीचर्स कौन कौन से हैं? कार्बन एटम के स्टेबल फीचर्स कौन कौन से हैं? टेट्राहेड्रल होना चाहिए मैम, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ओके गुड। और मैम वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन और प्लेनर होना sp2 चाहिए। sp2 और planar structure is the stable condition for carbon atom. यस मैम, यस मैम, यस मैम, नहीं थी। संजीता, संजीता, पवन, मैम उसका प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल प्लेनर स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? सॉरी मैम, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल होना चाहिए। और बॉन्ड एंगल मैं 109 डिग्री 109 109.5 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए। These three conditions are stable condition for a carbon atom. ठीक है, बेयर्स ने क्या बताया? बेयर्स ने क्या क्या बताया? मैम बेस ने ये बताया था कि जिन साइक्लो एल्केन्स का मतलब एंगल इनसे कम या ज्यादा होता है, उन पे एक स्ट्रेन लगता है, जो जिसके कारण वो पहले तो हायर साइक्लो एल्केन एग्जिस्ट नहीं करते, इसी के कारण लोअर एग्जिस्ट करते हैं, पर उनकी थ्योरी गलत थी। ओके, हायर साइक्लोएल्केन्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करते एज पर बेयर? मैम क्योंकि उनपे स्ट्रेन लगता है, फोर्स की तरह अगर ज्यादा है तो उसके कारण वो मतलब स्ट्रेन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन पे नहीं लगता है? मैम लगता है मैम उनपे मतलब बराबर होता है, वो साइक्लोप्रोपेन पे लगता है 108 डिग्री, उस पे 1 डिग्री का वेरिएशन होता है, जिसके कारण वो स्टेबल। साइक्लोपेंटेन ठीक है, और साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन? मैम उनपे कम लगता है, पर वो एक कुछ होता था मैम, आपने बताया था, जिसके कारण वो एंगल थोड़ा उन पे नेगेटिव स्ट्रेन नहीं लगता। स्टेबल कंडीशन कर लेते हैं। ओके ठीक है हर्षित, क्या बोल रहे हो गोविंद? नेगेटिव स्ट्रेन नहीं लगता उन पे, किन पे? प्रोपेन और ब्यूटेन पे, साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, उन पे नेगेटिव स्ट्रेन नहीं लगता। किस पे नेगेटिव स्ट्रेन लगता है? मैम जिनका बॉन्ड एंगल मतलब 109 से मतलब कि ज्यादा हो जाता है, मतलब जो हाईयर होते हैं साइक्लो हेक्सेन और उससे आगे वाले हेप्टेन और वो सब। गुड गुड गुड। शोएब, डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? शोएब, मैम 109.28 को माइनस करते हैं, अगर किसी जैसे कि प्रोपेन को करना होगा तो 60 डिग्री माइनस करेंगे। ओके, टेट्राहेड्रल एंगल से हम बॉन्ड एंगल को, जो भी साइक्लोएल्केन का बॉन्ड एंगल है उसको हम माइनस करते हैं। टेट्राहेड्रल एंगल ही क्यों लेते हैं हम एज अ रेफरेंस एंगल? मैम उसके बाद मैम अगर क्योंकि वो करते हैं तो उसमें नेगेटिव आने लगता है ना। मैम वो मोर स्टेबल होता है। बोलो हर्षित, क्या बोल रहे हो? मैम वो मतलब उसकी आइडियल कंडीशन है ना स्टेबिलिटी की, इसीलिए। वेरी गुड। जो टेट्राहेड्रल एंगल है दैट इज द आइडियल कंडीशन और स्टेबल कंडीशन ऑफ कार्बन एटम, इसलिए हम टेट्राहेड्रल एंगल को रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, और जो भी करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन है उसके बॉन्ड एंगल से हम उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं, जैसे अगर हम साइक्लोहेक्सेन बोले तो साइक्लोहेक्सेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, तो जब आप माइनस करोगे टेट्राहेड्रल एंगल से 120 बॉन्ड एंगल को,
तो वो हमारा निगेटिव वैल्यू आएगी, दैट इज -11 डिग्री। तो इस निगेटिव स्ट्रेन को ऑब्जर्व करके बेयर्स ने ये बोला था कि जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन पे निगेटिव स्ट्रेन लगता है और निगेटिव स्ट्रेन लगने की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंकल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, और क्या बोला था बेयर ने, और क्या उनके पॉइंट्स थे? साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन के लिए क्या बोला था उन्होंने? अब आपने प्लेनर के मैम यही कि वो डेविएशन लाके फॉर्म करता मतलब कोई एक और बोलो। उनका मैम उनका जो शेप बनेगा वो फ्लैट ना बन के पकड़ बनेगा। वो तो हायर साइक्लोएल्केन्स के लिए बोला था। मैम ओपन रिएक्शन मैम हो उन्होंने ये बताया जैसे रिंग कि मैम ओपन साइक्लोप्रोपेन होता है। मैम जैसे कि साइक्लोप्रोपेन होता है मतलब वो अपने एंगल में थोड़ा मतलब वो कर लेते हैं चेंज ये वेरिएशन बेयर की लाके थ्योरी नहीं थी हर्षित। ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। हाँ बोलो क्या रिंग शिवानी? ओपन रिएक्शन मैम होता जो है। साइक्लोप्रोपेन होते हैं ना वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं और बॉन्ड एंगल 60 होगा उनका, ठीक मतलब है। 60 होगा उनका। और आपने बताया था कि मतलब इसको कैसे देखते हैं बॉन्ड एंगल को, जब हम 60 में से मतलब माइनस करते हैं 109.5 एम स्ट्रॉन्ग में से 60 को, तो 49.5 आता है। ये आपने बॉन्ड एंगल के हिसाब से इसको बताया था 4 पॉइंट इसका। तो अगर 40.5 जो है उसका बॉन्ड एंगल डेविएशन आ रहा है, तो साइक्लोप्रोपेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा अकॉर्डिंग टू बेयर? मैम उसके ऊपर स्ट्रेन लगता है ना। हाँ स्ट्रेन लगता है, गुड। ये बेयर नहीं बता पाए थे ना। हाँ अल्टीमेटली मैम रिजल्ट ने क्या ये हो रहा बताया है था साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन पे जो तुम्हारा स्ट्रेन लग रहा है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिंग बेयर? ओपन रिएक्शन हो रहा है। वेरी गुड शोएब। मैम वो रिंग ओपन हो रहा है। हाँ रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो कर रहा है ताकि वो स्ट्रेन को रिलीज कर सके और स्टेबिलिटी गेन कर सके। ये बेयर्स की थ्योरी थी, ये बेयर्स के पॉइंट थे। ठीक है, गुड, सबने बहुत अच्छा बताया। अब कौन सी ऐसी चीज थी, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो बेयर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? व्हाट वर द लिमिटेशंस व्हिच वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी? मैम यही मैम ये बताया टेक्निकल जो स्ट्रेन होता है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर कोई पाए थे एक लार्ज बोलो, रिंग। कोई एक बोलो। ये शिवानी? मैम लार्ज रिंग में जो एंगल पे स्ट्रेन लगता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वेरी गुड। संजीता नेक्स्ट पॉइंट। मैम साइक्लोप्रोपेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन क्यों शो करते हैं ये नहीं बता पाए थे, और स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। ओके गुड। नेक्स्ट उद्भव, थर्ड पॉइंट। मैम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एंगल एंगल का इफेक्ट एंगल का लार्जर रिंग सिस्टम्स के लिए स्ट्रेन। ओके वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी। सबको समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बेयर ने ये बोला था कि जितने साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके वजह से जो उनका बॉन्ड एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएट हो जाता है, और इस डेविएशन के वजह से उनपे एक एंगल स्ट्रेन लगता है, एक एंगल प्रेशर लगता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स हैं, मतलब कि साइक्लोपेंटेन के आगे वाले जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स हैं, वो साइक्लोएल्केन्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनमें जो है निगेटिव स्ट्रेन लगता है, निगेटिव प्रेशर लगता है, और निगेटिव स्ट्रेन लगने के वजह से जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो रिंकल्ड या पकड़ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि जो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन होते हैं उनमें जो एंगल स्ट्रेन है वो ज्यादा लगता है,
क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है और साइक्लोब्यूटेन का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब हम टेट्राहेड्रल एंगल में से 60 और 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो विल गेट 40.5 और 19.5 रेस्पेक्टिवली। इतना डेविएशन जो है हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन पे लगता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करने की वजह से क्या होता है, स्ट्रेन भी रिलीज होता है और उनकी स्टेबिलिटी इनहैंस हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है वो बेयर्स ने बताया था। फिर अगर हम देखें तो साइक्लो जो हायर साइक्लो एल्केन्स है, जो इनका सेकंड पॉइंट था कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो जो हमारा साइक्लोहेक्सेन और हायर साइक्लो एल्केन्स हैं वो सारे एग्जिस्ट होते हैं। तो ये पॉइंट वो नहीं मतलब एक्सप्लेन कर पाए कि किस बेसिस पे उन्होंने बोला था कि दे विल नॉट एग्जिस्ट। दूसरा साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी, साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी की वो उन्होंने क्या बोला कि वो अपना स्ट्रेन रिलीज करने के लिए क्या करेगा, रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, साइक्लोप्रोपेन भी एडिशन रिएक्शन शो करता है एंड साइक्लोप्रोपेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है एंड साइक्लोप्रोपेन हमारा रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी शो करता है। तो हमारा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन भी एग्जिस्ट करता है एंड एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट भी वो नहीं समझा पाए थे। ओके, नेक्स्ट हमारी एक थ्योरी आई थी जिसने साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। विच वाज दैट थ्योरी? क्या नाम है उस थ्योरी का? बट एंड कॉल्सन मॉडल। शोएब तेज बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है शोएब। बट एंड कॉल्सन मॉडल। साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी आई थी? मॉडल। हाँ, कॉल्सन मॉर्फिट मॉडल। कॉल्सन मॉर्फिट मॉडल, वेरी गुड। क्या बताया गया था कॉल्सन मॉर्फिट मॉडल में? मैम जो बताया था वही है क्या? शोएब मैम ये बेटा बनाना तुम्हारा, हाँ बनाना एंगल में चेंज करके। Yes, बनाना मैम बॉन्ड्स, जैसे बनाना बॉन्ड्स क्या होते हैं? मैम जो साइक्लोप्रोपेन था ना मैम, जो आपने बताया था कि उसमें 60 डिग्री का होता है, तो उसमें 22 डिग्री का एंगल डेविएशन करके वो मतलब मैम स्ट्रेन रिलीज कर पुअर देते हैं, ओवरलैप होता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बनाना बॉन्ड। डिक्रीज हो जाती है उद्भव, हमें इंक्रीज हो जाती है। मैम स्टेबिलिटी के लिए वो अपना करते हैं बॉन्ड। मैम वो 22 डिग्री बेंड में जाता है तो फिर उसको स्ट्रेन 22 डिग्री बेंड होता है, इनवर्ड या आउटवर्ड? मैम आउटवर्ड। मैम आउटवर्ड आउटवर्ड बेंड होता है 22 डिग्री। तो अब जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री से कितना चेंज हो जाता है? 82 बन जाता है। 82 डिग्री, गुड। तो डेविएशन इसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मैम डिक्रीज होगा। डेविएशन डिक्रीज मैम होगा। स्ट्रेन डिक्रीज। पहले कितना डेविएशन हो रहा था साइक्लोप्रोपेन में? 49। कितना? 49.5। ठीक है, एंड आफ्टर बेंडिंग आउटवर्ड कितना डेविएशन हुआ? 27। तो डेविएशन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? कम होगी। हमें इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होगी मैम, डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी। स्टेबल हो जाएगा मैम एंगल ऑफ स्टेबल हो जाएगा कि स्टेबिलिटी। स्ट्रेन और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन है उद्भव? इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है? मैम डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। मैम स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी ना। स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, वेरी गुड।
तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ या इनवर्स रिलेशन हुआ? इनवर्स। तो इनवर्स हाँ मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो क्या हुआ ये डिफरेंस? डायरेक्टली तो होगा ना। स्ट्रेन अगर स्ट्रेन बढ़ता और भाई स्टेबिलिटी इंक्रीज होती, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर दो कोई ऐसे पॉइंट्स हैं या दो कोई ऐसे फीचर्स हैं जिसके एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है या एक के घटने से दूसरा भी घट रहा है, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ। लेकिन अगर एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है या दूसरे के घटने से पहले के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, तो ये ऑपोजिट रिलेशन हो गया ना। मतलब एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट रिलेशन हो गया, तो ये इनवर्स रिलेशन हुआ। तो स्ट्रेन और स्टेबिलिटी में भी इनवर्स रिलेशन होता है। अगर स्ट्रेन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। और अगर स्ट्रेन डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी। अब तुम्हारा जो साइक्लोएल्केन में जो स्ट्रेन है वो डिपेंडेंट है डेविएशन पे, एंगल डेविएशन पे, ठीक है। एंगल डेविएशन अगर कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर डेविएशन कम हो रहा है तो स्ट्रेन भी कम लगेगा, अगर डेविएशन ज्यादा है तो स्ट्रेन भी ज्यादा लगेगा। तो अब तुमने बोला कि जो साइक्लोप्रोपेन है वो साइक्लोप्रोपेन 22 डिग्री आउटवर्ड बेंट हुआ, जिसके वजह से बॉन्ड एंगल 60 डिग्री से चेंज हो गया हमारा 82 डिग्री में, ठीक है, क्योंकि वो 22 डिग्री बेंड हुआ आउटवर्ड। तो अब जो हमारा फाइनल नेट बॉन्ड एंगल हुआ दैट इज 82 डिग्री। तो अब स्ट्रेन हमारा क्या हो रहा है, सॉरी एंगल डेविएशन कम हो रहा है, फ्रॉम 40.9 इट इज डिक्रीजिंग टू 27 डिग्री, ठीक है। तो अभी स्ट्रेन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या मैम फिर से पूछिए एक बार, क्या बोला आपने? क्या जो तुमने बोला कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें उसके जो बॉन्ड्स हैं वो 22 डिग्री आउटवर्ड बेंड हो रहे हैं, ठीक है, यही बोला तुमने। तो पहले जो बिफोर बेंडिंग बॉन्ड एंगल वाज 60 डिग्री, ठीक है। 22 डिग्री आउटवर्ड बेंड होने के वजह से बॉन्ड एंगल हमारा चेंज हो गया 82 डिग्री में, ठीक है। अब जब 60 डिग्री बॉन्ड एंगल था उस टाइम पे हमारा जो एंगल डेविएशन हो रहा था वो हो रहा था 49.5 का, ठीक। लेकिन जब बेंडिंग हो गई 22 डिग्री आउटवर्ड तो अब हमारा बॉन्ड एंगल हो गया 82 डिग्री, और 82 डिग्री के वजह से जो अब डेविएशन हो रहा है वो 27 का हो रहा है, ठीक है, 27 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि एंगल स्ट्रेन कम होगा या ज्यादा होगा साइक्लोप्रोपेन पे आफ्टर बेंडिंग द बॉन्ड्स? मैम कम होगा, स्ट्रेन कम होगा। और कोई? स्ट्रेन घट जाएगा, स्ट्रेन कम हो जाएगा, एवरीवन? यस मैम, दोबारा कम एक हो बार बता जाएगा। क्या कम हो जाएगा? अच्छा देखो मैं ये बोल रही हूँ, तुमने बोला कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और उसमें बॉन्ड एंगल होता है हमारा 60 डिग्री का, ठीक, यस और नो? यस मैम। ओके, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कोल्जन-मोफेट मॉडल जो बॉन्ड्स हैं साइक्लोप्रोपेन में, जो 3 बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में, 3 कार्बन के बीच में जो 3 बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन में 22 डिग्री बेंड हो रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में 22 डिग्री बेंड हो रहे हैं। तो अब नेट बॉन्ड एंगल कितने का हो गया? 82 60 and 82 82 हो गया, ठीक। पहले था 60 डिग्री, बाद में बेंडिंग के बाद हो गया 82 डिग्री।
60 डिग्री से जब तुमने डेविएशन कैलकुलेट किया था, मतलब 109 माइनस 60 डिग्री जब तुमने ये कैलकुलेट किया था, तो तुम्हारे पास वैल्यू आई थी 49.5। ठीक है, यही आई थी वैल्यू। हाँ मैम। मैम ओके, नेक्स्ट जब बेंडिंग हो गई, बेंडिंग होने के बाद बॉन्ड एंगल हमारा हो गया 82 डिग्री। तो 109 में से जब हम 82 को माइनस करेंगे तो इट विल बी अराउंड 27.5 डिग्री। ठीक Yes, है, ma'am. पहले वैल्यू थी डेविएशन की 49.5, बाद में डेविएशन की वैल्यू हो गई 27.5। तो डेविएशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? मैम डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ। यस मैम। क्लियर है, डिक्रीज हुआ। ओके, अगर डेविएशन डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेन में क्या इफेक्ट होगा? स्ट्रेन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा मैम, इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी मैम। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, गुड। लेकिन स्ट्रेन पे क्या इफेक्ट आएगा? स्ट्रेन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम कम लगेगा, कम। स्ट्रेन डिक्रीज होगी तभी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। वेरी गुड, समझ में आ गया उद्भव, इनवर्स रिलेशन एंड डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे 49.5 से डेविएशन तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है 27.5 पे, तो ऑब्वियस है स्ट्रेन, और स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन डिक्रीज होगा तो स्ट्रेन, हाँ बोलो मैम। वो प्राइस ही लगा दीजिए, बार बार कोई 2 बार रिमूव कर दिया है। ओहो, तुम्हारे क्लास में ना यही होता रहता है, क्लास लेने में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है, रिमूव करने में सबको इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ना नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अब ये समझो कि 49.5 से डेविएशन हमारा डिक्रीज हुआ है 27.5 पे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बिल्कुल, या तो नोट डाउन कर लो, strain is directly proportional to deviation, ठीक है, and stability is inversely proportional to strain और deviation। ठीक है, स्ट्रेन और डेविएशन में डायरेक्ट रिलेशन है, और स्टेबिलिटी और स्ट्रेन में या स्टेबिलिटी और डेविएशन में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेविएशन कम हो रहा है तो स्ट्रेन भी कम लगेगा, और स्ट्रेन के कम होने के वजह से स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, Yes, बेंडिंग ma'am. के बाद जो ये बॉन्ड्स फॉर्म हुए थे, इन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड्स। बनाना बॉन्ड्स, क्योंकि आफ्टर बेंडिंग जो इनका शेप हो जाता है वो शेप हो जाता है बनाना के जैसे, इसलिए हम इनको बोलते हैं बनाना बॉन्ड्स। दोनों थ्योरी क्लियर है सभी को? अभी तक कोई डाउट? नो। ओके, अब जो तुम्हारी नेक्स्ट थ्योरी है, नेक्स्ट थ्योरी इज सैशे-मोहर थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। स्ट्रेनलेस रिंग मतलब क्या हुआ? अगर तुम देखो यहाँ पे नाम, तो क्या आ रहा है? स्ट्रेनलेस रिंग आ रहा है नाम, मतलब कि रिंग पे कोई भी स्ट्रेन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सॉरी स्लाइड दिख रही है ना सबको? बेटा यस मैम। तो स्ट्रेनलेस मतलब कि वो रिंग सिस्टम जिसपे कोई भी तुम्हारा स्ट्रेन नहीं लग रहा है। ठीक है, अब सैशे वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। अब कार्बन एटम जो होता है, क्योंकि बेयर्स ने क्या बोला था कि जितने हायर साइक्लोएल्केन्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो पकड़ होता है।
ठीक है, या रिंकल्ड होता है, ठीक है। हायर साइक्लोएल्केन्स के लिए उन्होंने बताया था। साइक्लोपेंटेन को उन्होंने सबसे ज्यादा स्टेबल बोला था, क्यों? क्योंकि साइक्लोएल्केन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है, ठीक है। और 108 को जब हम टेट्राहेड्रल एंगल से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 डिग्री का डेविएशन आएगा, विच इज वेरी नॉमिनल, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। तो इस वजह से जो हमारा साइक्लोपेंटेन होता है वो सारे साइक्लोहेक्सेन में, सारे साइक्लोएल्केन में से ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें डेविएशन सबसे कम लगता है। ओके, चलो ठीक है। अब हम आते हैं हायर साइक्लोएल्केन के बारे में। तो हायर साइक्लोएल्केन का जो पहला मेंबर है दैट इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो सैशे ने ये बोला था कि जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स हैं लाइक साइक्लोहेक्सेन, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर नहीं होता है। बेयर ने क्या बोला था कि ऑल द साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर इन स्ट्रक्चर, बट सैशे ने ये बोला कि जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं इंक्लूडिंग साइक्लोहेक्सेन, इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, प्लेनर नहीं होता है। और बट उनको हम स्ट्रेन फ्री बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशंस, ठीक है। कन्फर्मेशंस, जो तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन होता है वो दो तुम्हारे उसमें क्या कहते हैं, दो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में जो स्ट्रेन होता है वो नहीं होता है, क्योंकि वो दो कन्फर्मेशन में जो उसका हेक्सानल स्ट्रक्चर है, उस हेक्सानल स्ट्रक्चर को वो दो फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बोट फॉर्म में और चेयर फॉर्म में, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर स्ट्रेन लग रहा है, जो निगेटिव स्ट्रेन उस पर लग रहा था, वो निगेटिव स्ट्रेन उस पर नहीं लगता है, ठीक है। और कन्फर्मेशन चेंज करने के वजह से, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के वजह से जो कार्बन एटम है तुम्हारे साइक्लोहेक्सेन में, वो अपनी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को रिटेन कर लेते हैं। अगर आप ये वाला पॉइंट देखें कि कन्फर्मेशन चेंज करने के बाद जो हमारा कार्बन एटम है साइक्लोहेक्सेन में, वो अपने नॉर्मल वैलेंसी एंगल, नॉर्मल वैलेंसी एंगल कौन सी है, टेट्राहेड्रल एंगल विच इज 109.5 डिग्री। तो वो आफ्टर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हेक्सागोनल शेप टू चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, it retains its normal tetrahedral valency angle which is 109.5। और तुमने जैसे पहले ही पढ़ा था कि जो भी तुम्हारे कार्बन एटम जिनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं, उनमें कोई स्ट्रेन नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप उसको टेट्राहेड्रल एंगल से माइनस करोगे तो जीरो वैल्यू आएगी। जीरो वैल्यू मींस कि देयर इज नो स्ट्रेन, ठीक है, रिंग में कोई स्ट्रेन नहीं लग रहा है, इट इज स्ट्रेनलेस। तो इसी वजह से जो सैशे मोहर की थ्योरी है उसको हम स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी बोलते हैं। क्यों हम स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी बोलते हैं? क्योंकि जो तुम्हारा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है हायर साइक्लोएल्केन में, फॉर एन एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, वो क्या करते हैं, अपने कन्फर्मेशंस को चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं हेक्सागन शेप से, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है। तो हेक्सागन शेप से वो तुम्हारा चेयर फॉर्म में और बोट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के वजह से जो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तुम्हारे साइक्लोहेक्सेन में, वो कार्बन एटम अपने नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को रिटेन कर लेता है, जिसके वजह से जीरो स्ट्रेन लगता है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ यस मैम। ओके ओके ओके। नवीन प्रेजेंट है? नवीन यस मैम। स्क्रीनशॉट्स मैम भेज दिया। ओके ठीक है, थैंक यू क्लास। बाकी के थ्योरी जो है सैशे मोहर वाली वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और उसके बाद ये यूनिट हमारी हो गई फिनिश। तो सेशनल में ये यूनिट तो तुम्हारी आएगी आएगी, ठीक है? ओके ओके। यस मैम। ओके थैंक यू। हर्षित, थैंक यू। हर्षित यस मैम। यस मैम। मुझे ये वीडियो तुम मेल कर देना, ठीक है? यस मैम। ओके। कर दो।
और जिसके पास जो भी वीडियो अवेलेबल होगा वो आप मुझे मेल कर देना। मैंने मेल आईडी शेयर करी थी ग्रुप पे, ठीक है? यस मैम। ओके, थैंक यू।